तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमको पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो देखो आज के इस लेक्चर में हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि डिफरेंस का हम आपको एक फ्लो चार्ट देने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप समझ पाओगे कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है और क्या क्या नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले तो आप लोग 5 ब्रांचेस के बारे में जानो। सबसे पहला तो होता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो मेथड है, जिसके ऊपर हमने आपको एक लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से भी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे पहला और स्टार्टिंग पार्ट जो है वो डिफरेंशिएशन का यही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं स्टैंडर्ड फार्मूलाज, जिसके अंदर आपको 22 फार्मूलाज बताए जाते हैं। ठीक है, यानी कि x का x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये सब आपको बताया जाता है स्टैंडर्ड फार्मूलाज के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आता है, जब स्टैंडर्ड फार्मूलाज आप पढ़ लेते हो, ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है हमारे पास रूल्स। ठीक है, अब कौन कौन से रूल्स किसके अंदर बात होती है, तो देखो डिफरेंशिएशन के अंदर जो हम लोग रूल्स पढ़ते हैं उसमें हमारे पास 4 टाइप के रूल्स हैं। ठीक है, अब कौन कौन से रूल्स हैं वो देख लो ज़रा यहाँ पर। तो हमारे पास जो चारों रूल्स है उसमें से पहला जो रूल है वो है हमारे पास सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है, इसकी हमको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सम एंड डिफरेंस रूल, इसका मतलब क्या है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को अलग अलग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब है जो हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि दो फंक्शन अगर मल्टीपल में दिए हैं तो उनके ऊपर जो रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम, ये वो वाला रूल होता है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास क्वोशंट रूल। ठीक है, क्वोशंट रूल क्या होता है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड वाला रूल, यानी कि कोई फंक्शन एक फंक्शन के अपॉन में दूसरा फंक्शन है तो उस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जिस रूल को अप्लाई करते हैं वो होता है हमारे पास क्वोशंट रूल। और फोर्थ है हमारे पास चेन रूल। क्या है, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर दिया गया है तो उस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इस चेन रूल को अप्लाई करते हैं, तब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखोगे स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, अब वो जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो हमारे पास थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, स्पेशल फंक्शंस जो है इनके ऊपर ही पूरा डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूलाज के अंदर आप सारे फॉर्मूले जान जाते हो। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन को भी इंक्लूड कर दें तो उसके बाद इन रूल्स को पढ़ लेते हो, लेकिन जब फंक्शन की बारी आती है तो इसके अंदर ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर हमको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसको हम आपको लाइन बाय लाइन बताते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब है कि या तो आपको किसी वेरिएबल के अंदर कोई एक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, जैसे x की पावर n हो गया, x³ + 3x + 5, इस टाइप की कोई इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल फंक्शन हमको दिए जाएंगे जो कि अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड होंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिक वाले फॉर्मूलेज जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आता है, ये हमारे पास था फर्स्ट, फिर आता है सेकंड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम वो वाले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ गिवन हो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रूट के अंदर 1 + sin x / 1 - sin x ऐसे हो गया, या फिर रूट के अंदर बहुत बड़े बड़े फंक्शन बना दिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। ठीक है, वो सभी हमारे किसके अंदर आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ही आएंगे। इसी का एक सब पार्ट आपको दूसरा मिलेगा जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको सब पार्ट नहीं बोलेंगे, इसको अलग ही बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसके अंदर। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक, क्योंकि इसके भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन तो इसके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और हर साल ही आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, या फिर 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में जानो। ठीक है, आप लोगों ने लॉगरिदमिक फंक्शन तो देखे ही होंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो देखो लॉगरिदमिक फंक्शन जितने भी होते हैं, ठीक, उन सभी के अंदर आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग होती है ना वो थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि लॉगरिदमिक फंक्शन में क्या होता है, पावर, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सम या फिर सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, सम या डिफरेंस रूल के तरीके ही वो ओपन हो जाते हैं, फिर हम इनको आराम से सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक इजी पार्ट है डिफरेंशिएशन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल के अंदर ए की पावर एक्स या फिर ई की पावर एक्स इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो एक पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पहले था शायद, अब हटा दिया गया है, हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बस बाकी सब वही रहता है। तो खैर आपको आपके सिलेबस में नहीं तो इसको आप छोड़ दो। ठीक है, 6 के बाद हम बात करते हैं 7th नंबर की। 7th नंबर जो फंक्शन है वो कौन सा है हमारे पास, तो दो 7th है हमारे पास क्या इम्प्लिसिट फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है ये एक ऐसा होता है जिसके अंदर y का डायरेक्टली हमको फंक्शन नहीं गिवन होता है। ठीक, यानी कि जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के टाइम तो y इज इक्वल उस पूरे फंक्शन को लेट कर लेते हैं और तब सॉल्व करते हैं, यानी कि y का एक फंक्शन हमको गिवन होता है। ठीक, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर क्या होता है कि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हमको ना तो पता होगा कि y का फंक्शन क्या है, ना ही x का पता है। ठीक है, ये एक मिक्स फंक्शन होता है जिसको हमको एक फंक्शन के फॉर्म में बनाना होता है, फिर डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट के बाद आता है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर में, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, या फिर पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक आप लोगों को जानते ही होंगे। ठीक है, देखो इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमको y का डायरेक्टली कोई फंक्शन ना गिवन हो। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें हमको डायरेक्टली एक फंक्शन दे दिया जाएगा और उसी को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसके अंदर x का फंक्शन अलग, y का फंक्शन अलग होता है और dy/dx पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि x का फंक्शन t पर डिपेंड कर रहा है और y का फंक्शन भी t पर डिपेंड करता है। दोनों को डिफरेंशिएट करके dy/dx हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके। तो ये हमारे अंदर आता है, हमारे किस में आता है, पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है, जिसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पर लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करी थी। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसमें ऐसा आता है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जैसे x की पावर y, जब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो इस टाइप के काफ़ी सारे फंक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करके ही सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से इजी वे में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन के बाद में एक हमने आपको पढ़ाया था सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, नंबर 10 है। क्या पढ़ाया था, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ के अंदर हमने आपको बताया था, इसके अंदर काफ़ी स्पेशल केसेस मिलते हैं आपको, जो कि हमारे पास रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर sin x इस टाइप के हो सकते हैं, जो कि इन्फिनाइट तक जाते हैं, या फिर रूट के अंदर e की पावर x ऐसे होता है। उनका भी सम इन्फिनाइट सीरीज़ तक होता है, उनको सॉल्व करना होता है। तो उसके ऊपर हमने आपके लिए अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, होप आपने देखा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ के ऊपर भी हमने, जितने यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं ना, सबके ऊपर हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसको डिफ्रेंशिएशन की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जा करके देख सकते हो। इसके बाद जो 11 नंबर हमारे पास आता है वो आता है कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन जो है वो हम इन्वर्स फंक्शन के बाद में ही पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादातर हम लोग चेन रूल को यूज़ करते हैं, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर अप्लाई होने वाला रूल कौन सा है, चेन रूल है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फंक्शन का 11th पार्ट। अब हम बात करते हैं 12th की, जो कि क्या है, समझो हमने इतने सारे फंक्शन अभी आपको बताए हैं और अभी भी हमारे पास फंक्शन बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो 12 नंबर पे आता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता था, इसके अंदर हमको दो अलग अलग फंक्शन का दिए होते थे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता था दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में।
जिसके अंदर हम लोग को फाइंड करना होता है dy1 अपॉन dy2, dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना होता था इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये है, इसके ऊपर भी लेक्चर बनाया हुआ है। और हमारा एक लास्ट टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर। किसके ऊपर है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का सेकंड या फिर थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमने dy/dx फाइंड किया है तो इसमें d2y अपॉन dx2 ये पूछा जाता है, या तो y2 पूछा जाता है, y3। इसके अंदर ज़्यादातर प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम इसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक पर आपको करा रखा है, सारे टॉपिक पर लेक्चर बना दिए हैं और आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है ये इसके बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो हमारा डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन में सिर्फ इतना ही नहीं है, डिफरेंशिएशन के अंदर एक चीज़ और है। वो क्या है? वो है हमारे पास एप्लीकेशंस। ठीक है, क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो जानो। तो एप्लीकेशंस के अंदर, जिसको आप लोग बोलते हो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, टॉपिक है आपका अलग से। ठीक है, लेकिन है तो वो डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट। तो हम इसके अंदर ही आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशंस के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशंस के अंदर हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ क्वांटिटीज़, सबसे पहला तो यही है। दूसरा आप पढ़ोगे इसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या पढ़ोगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये पढ़ोगे। और जो थर्ड है, देखो रेट ऑफ चेंज में क्या होता है कि आप इसके अंदर कभी भी पढ़ोगे, स्पीड का जो रेट ऑफ चेंज है वो पढ़ सकते हो, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, एरिया का रेट ऑफ चेंज, इसके बारे में पढ़ोगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट ये पढ़ोगे सेकंड वाले में। और जो इसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर आप पढ़ोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये पढ़ोगे। ठीक है, आपके सिलेबस में फ़िलहाल इतना ही है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं इसी के, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर एक पार्ट और है जो कि पहला पार्ट है लेकिन आपको हटा दिया गया आपके सिलेबस से, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये फोर्थ पार्ट है जो कि आपके सिलेबस से शायद हटा दिया गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। और जो फिफ्थ है वो है अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट जो है वो है अप्रॉक्सीमेशन। ये वाला टॉपिक भी शायद आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड 5 पार्ट है। आपको पढ़ने कौन कौन से? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, थर्ड है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे आपके एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। और ये हमारे पास पूरा डिफरेंशिएशन का फ्लो चार्ट, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कितने टाइप की चीज़ें आप लोगों को डिफरेंशिएशन के अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थी तो आपके पास ये फ्लो चार्ट हमने बना के दे दिया है। अगर आपने इसके अंदर एक भी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो क्या है, वो यहाँ पर है हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और लास्ट की ये दोनों चीज़ें। ठीक है, बाकी सब आपके सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्यों करने हैं? क्योंकि जो कैलकुलस का ये फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैलकुलस के अंदर अगर आप अपनी कैलकुलस यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, कैलकुलस को, तो 44 मार्क्स, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को 44 मार्क्स का वेटेज रखती है कैलकुलस उनके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा की, जिसके अंदर आप लोग डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स पढ़ते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, इन दोनों को मिला के ही आपकी अलजेब्रा बनी हुई है। इन दोनों को मिला के 13 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने वाला है। और इसके बाद एक सबसे प्यारा टॉपिक जो मिलता है, जो ज़्यादा नंबर यानी कि ज़्यादा मार्क्स गेन करता है, वो है हमारे पास वेक्टर एंड 3D। ठीक है, क्या है? वेक्टर एंड 3D। बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये अकेला टॉपिक 17 मार्क्स कंटेन करता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपने इन तीनों टॉपिक को ही अगर तैयार कर लिया अच्छे से,
तो 44 + 13 + 17 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 3 और ये 4। ठीक है, 74 मार्क्स आपके यहीं से क्लियर होते हैं। ठीक है, 74 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो है आपका, जिसके अंदर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हो, वो क्या है, वो 10 मार्क्स का एक टॉपिक है। वो क्या है, एक 10 मार्क्स का टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन। 10 मार्क्स का वो है। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का ये है। और लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपका 6 मार्क्स का। तो 26 मार्क्स आपके ये हो गए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा टफ लगती है, तो वो जो है वो एक लास्ट का टॉपिक है। आप उसको अगर लास्ट में भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ना जब भी पढ़ना, तो क्या होगा कि 10 मार्क्स आप अपने वो क्लियर कर सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे और एग्ज़ाम के पहले। इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करना होगा प्रोबेबिलिटी को आप, नहीं तो आप भूल सकते हो। ठीक, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कोई आपको 6 मार्क्स फ्री के दिला सकता है। बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करना, और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है, इसके ग्राफ बनवाते हैं, वो भी आपको हम करवाएंगे। सबसे पहले इन 74 मार्क्स पर आपको फोकस करना है, जो कि आपको कैलकुलस, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स और वेक्टर 3D से मिलेंगे। जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिलेशन एंड फंक्शन और लीनियर प्रोग्रामिंग भी क्लियर करके अपने ये 16 मार्क्स अलग करके प्रोबेबिलिटी को आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 मार्क्स का एक फ्लो चार्ट है जो कि आपके सामने है। अब आप लोग ध्यान दो कि किस पर आपको कितना ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, जो कि ये है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसके अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराएंगे आपको। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।